प्रिंस विक्टर जी को नामांकन नहीं कर देने, आखिरी रात को हम नामांकन की तैयारी किए, आखिरी दिन जाकर हमने नामांकन किया। इससे पहले जो नामांकन किया उसको रद्द कर दिया गया। हम पूछना चाहेंगे बीडीओ साहब से किसके कहने पे, हम पूछना चाहेंगे आरओ साहब से किसके कहने पे, क्या ऐसी गलती की थी प्रिंस विक्टर जी ने? एक ही प्रकरण नहीं ना है एम्बुलेंस का, एम्बुलेंस का इकलौता एक प्रकरण राजीव प्रताप रूडी जी का तो नहीं है, दूसरा प्रकरण अररिया का भी तो है। जिस तरह पप्पू यादव के खिलाफ साजिश है, उसी तरह अररिया में हमारे प्रिंस विक्टर के खिलाफ साजिश हुई। यहाँ बिहार में पक्ष और विपक्ष है कहाँ, हम आपसे पूछना चाहेंगे। क्या बिहार के वर्तमान राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल विपक्ष नजर आ रहा है? क्या वर्तमान देश की राजनीति में कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभा रहा है? आप बिहार की परिस्थिति में देखिएगा तो राजद कहाँ है विपक्ष में। आप एक परिस्थिति देखिएगा सदन में कौन सी विपक्ष क्या बात कर रहे हैं। मेरे गांव की मेरे समस्याओं को, मेरे ब्लॉक की समस्याओं को, मेरे थाना की समस्याओं को जिन विधायकों को जाकर विपक्ष में सदन में लड़ना चाहिए, नीतीश कुमार के सामने रखना चाहिए, आज वो विधायक मर गए हैं। आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। नमस्कार, मैं इमरान। लगभग 32 साल पुराने केस में कल जन अधिकार पार्टी के संयोजक पप्पू यादव का मधेपुरा कोर्ट में पेशी हुआ। उस दौरान क्या कुछ हुआ, कोर्ट के सुनवाई के दौरान जज ने और वकील ने क्या कुछ किया, आज मेरे साथ उसकी जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय युवा सचिव सह प्रवक्ता जितेंद्र यादव जी। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कल क्या हुआ था उस कोर्ट परिसर में। जी, सबसे पहले मेरा सवाल हुआ, कल क्या हुआ था वहाँ पे? सर, जैसा कि आप सभी को जानकारी है और जैसा आप लोग सब जान रहे हैं कि 32 साल पुराना मुकदमा है। आज का वो मुकदमा नहीं, आज से ठीक 32 वर्ष पुराना एक बिहारीगंज विधानसभा के अंतर्गत मुरलीगंज का प्रकरण है, जिस पर आरोप लगा था 89 का मामला है ये। उसमें राजेश रंजन और पप्पू यादव, जो हमारे वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जन अधिकार के, और पूर्व सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव जी, उसी प्रक्रिया की सुनवाई है। और उन 4 महीने से आपको बता दें कि वो गिरफ्तार चल रहे हैं। 4 महीने पहले की आप प्रक्रिया जानिएगा तो ये मामला 32 साल पुराना है। इस मामले के दरमियान राजेश रंजन और पप्पू यादव जी 1 बार विधायक, 5 बार सांसद, इन न्यायिक पद पर, जिसे आप कह सकते हैं कि सांसद और विधायक का जो पद होता है वो कितने ऊंचे स्तर का है, उस पद पर पप्पू यादव रहे, तब इन्हें कोई तलाश नहीं हुई। और आगे की प्रक्रिया आप जैसे पूछे, हमारे ध्यान में है सर ये बात कि वहाँ क्या हुआ, लेकिन हम पृष्ठभूमि पर लेकर जाना पाएंगे कि शुरुआत इसकी कहाँ से होती है, इसका मुख्य कारण क्या है। हम तो न्यायाधीश के हर सम्मान का फैसला करते हैं, हमारी आदरणीय न्यायपालिका और न्याय जो हमको दे रहा है, हम न्यायाधीश का पूर्ण, क्योंकि हम खुद अंबेडकर की दुहाई देते हैं, हम खुद संविधान की दुहाई देते हैं। तो जब हम संविधान की दुहाई देते हैं तो संविधान को मानना सबसे पहला हमारा फर्ज है। तो हम उस संविधान का पूरी तरह न्यायपालिका का विश्वास करते हैं। लेकिन इस प्रकरण में पप्पू यादव जी कल 4 महीना जेल में वर्तमान DMCH में इलाजरत हैं। पूरी शरीर की स्थिति खराब है, उनको पथरी की समस्या भी हो गई है। और पटना की बाढ़ में जिस तरह लोगों की सेवा कर रहे थे, 80% शरीर का 80% हिस्सा जो है वो गंदे पानी के इन्फेक्शन से जूझ रहा है। इन सब परिस्थितियों के बाद जब हम वहाँ पर न्यायमूर्ति के पास अपना वो रखा गया, तो अभी सारी सुनवाई करने के बाद, सारी प्रक्रिया के बाद फैसले को सुरक्षित रख दिया गया। और फैसला सुरक्षित रखने के बाद 4 बजे ये वो दे दिया गया, फैसले को सुरक्षित रखने के बाद 4 बजे कह दिया गया कि अगली तारीख 30 तारीख को सुनिश्चित कर देगी। यानी अगली तारीख हमको 30 तारीख के दे दी गई है। अब 30 तारीख को वो जो फैसला करेंगे, जन अधिकार पार्टी उसका स्वागत करती है, पूरा बिहार उसका स्वागत करता है, क्योंकि हम न्यायिक व्यवस्था को चैलेंज नहीं कर सकते। तो 30 तारीख की अगली तारीख दी गई है। वहाँ हमारे वकील साहब ने भी बात की, उन्हों को भी यही बताया गया। और पहले नहीं, जब सर निकल रहे थे पप्पू यादव जी दरभंगा के लिए, तब उस वक्त नहीं, उस वक्त हम लोगों को खाली इतना आया था कि फैसला सुरक्षित रखा गया, आगे की जानकारी दी जाए। तो 4 बजे के आसपास हमारे वकील से लोगों ने जब बातचीत और ये सब की, तो पता चला कि अगली तारीख हमें 30 तारीख की दे दी गई है। 30 तारीख को हम सब इंतज़ार करेंगे। 30 तारीख का हम देखते हैं। हमको पूर्ण विश्वास है कि पूरे बिहार के हित में फैसला आएगा, सेवक के हित में फैसला आएगा, जन अधिकार पार्टी के लोगों के हित में फैसला आएगा, और हमारे पप्पू यादव जी जल्द से जल्द हम लोगों के बीच में होंगे। एक चीज़ मुझे बताएं कि पहले भी लगभग आज से 1-1.5 महीने पहले जो सुनवाई हुई थी, उसमें भी लगभग जब 10:30 तक सुनवाई पूरी हो गई थी और
जज ने बोला था कि हम फैसले को सुरक्षित रख रहे हैं, लगभग 12 से 1 बजे के बीच हम अनाउंसमेंट करेंगे। उसकी खुशी कहीं न कहीं हम लोगों के पास भी पहुंच गई थी और हमने खबर भी चलाया था। पता चला 1 बजे के बाद कि वो कैंसिल हो गया, फिर से उनको जेल भेज दिया गया। तो क्या लगता है कि जिस तरह से कल की सुनवाई हुई और दोनों पक्षों की दलील के बाद सुनने के बाद फिर कोर्ट सुरक्षित रखा है फैसले को, क्या बोलेंगे इस पर आप? सर देखिए, हम फैसले का स्वागत कर रहे हैं, हम इस पर किसी तरह की प्रतिक्रिया, जो मेरे आदरणीय न्यायमूर्ति, जो हमारे न्यायाधीश हैं, जो हमारी जुडिशरी जिसे कहते हैं, जहां पर उसका हमको पूर्ण सम्मान है, हम तो कह रहे हैं। इससे पहले वाली तारीख में भी यही बातें थी, सब कुछ थी, परंतु थोड़ा सा एक तकलीफ होती है, दिल में एक मलाल है हम लोगों को इस चीज़ का कि जब इन सब परिस्थितियों में राजनीतिकरण शुरू हो जाता है। एक तो पप्पू यादव जी का जेल में जाना ही राजनीति की साजिश है। हम इससे पहले भी आपको बताया कि जिस समय का ये दरमियान था, उस समय पप्पू यादव सांसद विधायक सारे पदों पर थे ना। पप्पू यादव जी सारे पद पर जब विधायक थे तब पप्पू यादव नहीं गायब थे। जैसा कहा गया कि 89 वाले मामले में, आज से 32 साल पुराने में मामले में पप्पू यादव जी को फरार घोषित किया गया था, उसके बाद से पप्पू यादव फरार चल रहे। अरे अगर पप्पू यादव जी उसके बाद फरार चल रहे थे तो पप्पू यादव विधायक थे, तो पप्पू यादव को आप क्यों नहीं पकड़े? पप्पू यादव उसके बाद 5 बार सांसद बने, पूर्णिया से 3 बार, 2 बार मधेपुरा से, तब आपको फरार नहीं थे। लेकिन वही पप्पू यादव जब बिहार में घूमकर लोगों की सेवा कर रहा था, वही राजेश रंजन और पप्पू यादव लोगों को पटना की बाढ़ में जब लोगों की सेवा कर रहा था, वही पप्पू यादव कोरोना में लोगों को, बिहारी मजदूर को लाने के लिए कार्य कर रहा था, वही पप्पू यादव जब नीतीश कुमार के खिलाफ, वही पप्पू यादव जब हमारी सरकार जहां विफल हुई, जहां केंद्र सरकार मोदी की विफल हुई, राजेश रंजन और पप्पू यादव ने दिखाने का काम किया कि एनएमसीएच के कटरे की देर देखिए, पीएमसीएच में क्या व्यवस्था है वो देखिए, आईजीएमएस में ये व्यवस्था है देखिए, दरभंगा के अस्पतालों की ये व्यवस्था है देखिए। तब पप्पू यादव पे शिकंजा जकड़ना शुरू कर दिया गया, धीरे धीरे सिकंदर। हम पूछना चाहते हैं, हम न्यायपालिका पर सवाल नहीं उठाएंगे सर। न्यायपालिका सर्वोपरि ईश्वर तुल्य, इसे आप परमात्मा कहिए, खुदा कहिए, गॉड कहिए, जीसस, हम उसे पूर्ण सम्मति से उसका सम्मान है, हृदय से सम्मान है। लेकिन राजनीतिकरण जब आता है, जब पप्पू यादव की गिरफ्तारी हो जाती है, राजीव प्रताप रूडी का, छपरा से वर्तमान सांसद, उनके एम्बुलेंस का उजागर करने के बाद अचानक पप्पू यादव के पीछे पुलिस, पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लेना, इन सब परिस्थितियों में जब राजनीति का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, जब राजनीतिक न्यायमूर्ति और इन सब के बीचों में, हमको उस तरफ नहीं देखना, लेकिन ये देखना कि राजनीतिक कारणों से। एक चीज़ बताइए, जो प्रताप रूडी जी जिस तरह से उस पर आरोप लगा था एम्बुलेंस को लेकर के, पिछले कुछ दिनों पहले, यानी कि 2-3 दिन पहले भी उनके द्वारा जो आवंटन किया गया था एम्बुलेंस, उसमें शराब की कुछ बोरियां पड़ी मिली थी। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ ये प्रताप रूडी जी और पप्पू यादव जी के बीच का पर्सनल उस बात को ले लिया गया है, या फिर और भी कोई मामला है? सर आपको पूरे मामले के लिए हम बताना चाहेंगे, एक ही प्रकरण नहीं ना है एम्बुलेंस का। एम्बुलेंस का इकलौता एक प्रकरण राजीव प्रताप रूडी जी का तो नहीं है, दूसरा प्रकरण अररिया का भी तो है। जिस तरह पप्पू यादव के खिलाफ साजिश हुई, उसी तरह अररिया में हमारे प्रिंस विक्टर के खिलाफ साजिश हुई। जन अधिकार पार्टी ने यहाँ पर अररिया पे वर्तमान सांसद के जब एम्बुलेंस के प्रकरण को खोला, मात्र 229 किलोमीटर चली हुई, तो राजनीतिक साजिश के साथ प्रिंस विक्टर का नामांकन, पूरी तरह से राजनीतिक इन्वॉल्व। और वो सांसद को क्या तकलीफ हो जाती है, राजीव प्रताप रूडी को पप्पू यादव से तकलीफ, प्रदीप सिंह को, संतोष कुशवाहा को प्रिंस विक्टर जी से तकलीफ। खाली जन अधिकार पार्टी लोगों की नज़र में, हम अगर समस्याओं को उठाते हैं, हम अगर उपस्वास्थ्य केंद्र के मामले को उठाते, हम अगर एम्बुलेंस के प्रकरण को उठाते, तो बाकी लोगों को वो भी ना ध्यान देना चाहिए कि जनमानस के जो काम आनी चाहिए, जो जनता की समस्याओं को हम उठा रहे हैं, उस पर ना फोकस होगा। लेकिन राजनीतिक तंत्र का तहत प्रिंस विक्टर जी को नामांकन नहीं कर देना। आखिरी रात को हम नामांकन की तैयारी किए, आखिरी दिन जाकर हमने नामांकन किया, इससे पहले जो नामांकन किया उसको रद्द कर दिया गया। हम पूछना चाहेंगे वीडियो साहब से, किसके कहने पे? हम पूछना चाहेंगे आरओ साहब से, किसके कहने पे? क्या ऐसी गलती की थी प्रिंस विक्टर जी ने जो आपने हमारे नामांकन पे, और वहां पे राजीव प्रताप रूडी का बोल रहे 280 लीटर शराब कहां से आई? बिहार में शराबबंदी है तो शराब कहां से आ गई? यानी शराब के अगर सवाल को उठाते हैं तो प्रशासन गुनहगार है कि नहीं है, पुलिस प्रशासन गुनहगार है कि नहीं है? और वो जो सारी पंचायतों को एम्बुलेंस दिए हुए, उस एम्बुलेंस की निगरानी वो कहते हैं, जब पप्पू यादव जी ने बताया कि 50 एम्बुलेंस यहाँ खड़ा है, तो राजीव प्रताप रूडी जी इतना मोटा मोटा फाइल लेकर आए
कि हमारे पास फाइल में लिखा हुआ है कि ड्राइवर कौन है, जीपीआरएस सिस्टम लगा है, जीपीएस लगा है। जब ज़्यादा तेज़ी से गाड़ी चलती है तो जीपीआरएस कंट्रोल रूम से उनको फ़ोन जाता है कि गाड़ी ज़्यादा तेज़ी से चल रही है, उसको वो करिए। इस तरह की बात जब वो लोगों के बीच में, तो जब शराब की उसमें वो थी तब नहीं नज़र आई सर। ये पूरी प्रक्रिया में, और 280 लीटर शराब, अब 1 महीने 2 महीने पहले मामला आपका उठा था दूसरी तरह का, फिर उसमें यानी आपने कहीं ध्यान नहीं दिया। और एम्बुलेंस पर सर हम सवाल क्यों उठाते हैं आपको बता देते हैं। जो वर्तमान सांसद होता है और एमपी लेड से एम्बुलेंस देता है, सांसद निधि से जो एम्बुलेंस दी जाती है वो एमपी लेड की देने के बाद मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि वो सिविल सर्जन के हाथ में चली जाती है और वहाँ के जो स्थानीय हैं उन लोगों के हाथ में, वो उसमें कहा कि हमने हैंड ओवर कर दिया, हमने उनको वो चीज़ समर्पित कर दी। परंतु उसके बाद भी जो वर्तमान सांसद है वो उस कमेटी का चेयरपर्सन होता है, एम्बुलेंस से जुड़ी हुई जो कमेटी है उसका चेयरपर्सन होता है, और उसको हर 3 महीने पर एक मीटिंग लेनी होती है, और हर 3 महीने की मीटिंग पे उसको जाँच करना होता है कि एम्बुलेंस कहाँ चल रहा है, कैसा चल रहा है, कहाँ नहीं चल रहा है। इस चीज़ की जिम्मेदारी सांसद की होती है। यह भारत के जितने सांसद हैं सब पर लागू होती है, लेकिन आप जांच नहीं करिएगा। उस मामले के बाद भी आप जांच नहीं किए, उस मामले के बाद अगर आप जांच कर दिए होते तो शराब वाला मामला आपको पहले पता चल जाता। लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं हैं। आज हम न्यायपालिका पर सवाल नहीं उठाएंगे, न्यायपालिका जो कर रहा है हमको स्वीकार है, लेकिन बिहार की वर्तमान परिस्थिति पर राजेश रंजन और पप्पू यादव जी की याद आती है। लोगों को याद आता है राजेश रंजन और पप्पू यादव जो बाढ़ में उतरकर लोगों की सेवा करता था, बिहारी मजदूर को लाने का काम करता था। आज बाढ़ में देखिए क्या हालात है। वही पप्पू यादव पूरी सब्जी बांटते थे, वही पप्पू यादव पदाधिकारियों को जाकर कहते थे बाढ़ ग्रसित इलाका इसे घोषित करिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि इस जो गिरफ्तारी है जी, इसके पीछे कहीं न कहीं विपक्ष का भी हाथ है? सर विपक्ष का साल, विपक्ष हम ये कहते हैं कि राजनीति को, आदरणीय अटल जी की बात आज हमको याद आती है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व में हमारे प्रधानमंत्री थी, वो सदन में खड़े होकर बोले थे जब उनकी एक मत से सरकार गिरी थी। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी उस समय सदन में खड़े होकर ये बात कहे थे कि सत्ताएं आएंगी और सत्ताएं जाएंगी, राजनीति आएगी और राजनीति जाएगी, लेकिन लोकतंत्र नहीं मिटना चाहिए। हमारे यहाँ की राजनीति का जो तंत्र है वो नहीं मिटना चाहिए। वही लोकतंत्र बचाने के लिए विपक्ष को आना चाहिए था कि पप्पू यादव अगर विपक्ष का नहीं है, पप्पू यादव अगर विपक्ष में सांसद और विधायक नहीं भी है, लेकिन वो एक हिस्सा है बिहार की राजनीति का। पक्ष अगर उसको दबाने का काम कर रहा है तो विपक्ष उस लोकतंत्र में आता। पप्पू यादव के साथ खड़ा होता कांग्रेस, पप्पू यादव के साथ खड़ा होता राजद, पप्पू यादव के साथ खड़ा होता कम्युनिस्ट। लेकिन ऐसी परिस्थिति में पप्पू यादव के साथ बिहार की राजनीति, देश में तो लोग खड़े हुए, पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पर पप्पू यादव ट्रेंड किया। ये बात आप लोग ने भी ट्विटर पर देखा। रिलीज पप्पू यादव का ट्रेंड पूरा हिंदुस्तान में नंबर 1 पे रहा, लेकिन बिहार के विपक्ष को वो ट्रेंड नजर नहीं आया। बिहार के विपक्ष को ये नहीं लगा कि पप्पू यादव का साथ देना चाहिए, जिसके साथ पूरा देश खड़ा हो गया, जात के बाहर, धर्म के बाहर, उसके साथ यहाँ का विपक्ष नहीं खड़ा हो पाया। इस बात का दिल में मलाल है। हम लड़ते तो उनके लिए भी हैं। जब आप विपक्ष की आवाज़ नहीं बनते हैं, गांव की आवाज़ नहीं उठाते हैं, कस्बे की आवाज़ नहीं उठाते, तो हम उठाते हैं मीडिया, आप जैसे मीडिया के माध्यम से उठाते हैं, अपनी बात को लोगों के बीच रखते हैं। लेकिन फिर हम पर जब शिकार किया जाता है, जब हमारे खिलाफ राजनीतिक साजिश रची जाती है, तो हम उम्मीद रखते हैं कि विपक्ष के लोग हमारा साथ देंगे। पक्ष तो हमारे खिलाफ भाई है, विपक्ष भी हमारा साथ नहीं देता है। और विपक्ष अगर साथ देता तो रंजीत रंजन कभी सुपौल से लोकसभा चुनाव नहीं हारती, राजेश रंजन और पप्पू यादव मधेपुरा से चुनाव नहीं हारता। ये हालात, ये परिस्थिति, शकील बाबू चुनाव नहीं हारते, कन्हैया कुमार बेगूसराय से चुनाव नहीं हारता, हिना साहब वहां से चुनाव सिवान से नहीं हारती। कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट था। जिनको विपक्ष की जिम्मेदारी मिली थी वो हमको खत्म करने में लग गए। उनको पक्ष पर चढ़ना है, पक्ष पर प्रहार करना है, वो विपक्ष को कमजोर करने में लगे कि कल पप्पू यादव आ जाएगा तो हमसे आगे निकल जाएगा, कल कन्हैया कुमार आएगा तो हमसे आगे निकल जाएगा। यह परिस्थिति में विपक्ष भी पक्ष के साथ मिला हुआ है और पूरी मिली भगत के साथ ये लोग कर रहे हैं। हमको अभी भी उम्मीद है आपके मीडिया के माध्यम से, लोकतंत्र जिंदा है। लोकतंत्र में 100 बेईमानों के बीच में भी एक ईमानदार है, जिसकी वजह से ये दुनिया चल रही है। और ये प्रभु परमात्मा ईश्वर अल्लाह सब कहता है कि आखिरी जब तक बंदा, आखिरी इंसान जब तक मेरी पूजा करने वाला, मेरी इबादत करने वाला होगा, मैं इस दुनिया को बनाए रखूँगा। तो वो आखिरी एक उम्मीद से भी हम हैं, वो आखिरी व्यक्ति हम न्यायाधीश के रूप में उनको देखते हैं और उनसे हमको हमारे
पक्ष में परिणाम आता हुआ नज़र आ रहा है और हमको लग रहा है कि 30 तारीख को हम सभी खुशी मनाएंगे और सारे बिहार में उस दिन जश्न का माहौल होगा। चलिए शुक्रिया। जिस तरह से पप्पू यादव के साथ पिछले कुछ महीनों से बर्ताव की जा रही है, इसको देख करके आप भी कहेंगे कहीं न कहीं पक्षपात तो हो ही रहा है। देश का जो संविधान है, कानून है, उसको कहीं न कहीं ताक पर रखा जा रहा है और यही वजह है कि एक 32 साल पुराना मामला, जिस मामले में जिसने एफआईआर दर्ज कराई है वो बोल रहे हैं कि हमने एफआईआर दर्ज नहीं कराया है। खैर ये जांच का विषय है जिस पर लगातार जो कानून व्यवस्था है वहाँ पर ये बात रखी हुई है, उसमें सुनवाई हो रही है। कल की सुनवाई के बाद तारीख मिली है 30 सितंबर की, और 30 सितंबर को क्या होने वाला है उसकी अपडेट के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे इमरान को यहीं पर दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।